17/12/2021। इसके एक साल पहले अनिल ने मेरे को एक फ़ोन किया था, एक मैसेज किया था। मेरे पास ऑर्डिनरी फ़ोन था, उसमें था कि आज सुबह 8:30 बजे अनिल गोयल ने दुनिया से विदा ले ली। अंतिम संस्कार कल 10:30 बजे होगा उनके निजी निवास से। कृपया कोई फूल माला और कोई फूल लेकर ना आए। शाम को कहीं बैठो तो एक गिलास उल्टा रख देना, क्योंकि मैंने शराब को छोड़ दिया और शराब ने मेरे को छोड़ दिया है। ये मैसेज किया था। तो मैं काँप गया था, ये आप यकीन कीजिए। मैंने अपने दोस्त को अखिल को फ़ोन किया। उसने अखिल ने कहा कि नहीं, वो तो बदमाशी है उसकी। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अभी कोलार में, उसकी लाश पड़ी होगी वहाँ पे। उसने कहा तुम जाओगे और वहाँ पे ठाके लगाते हुए बाहर आएगा और तुम गला लगा, तुम क्या कर लोगे? बोले वो बदमाशी है उसकी। तो इस लिहाज से तो आज दूसरा साल है उसको याद करने का। अनिल से मेरा संबंध बहुत अंतरंग संबंध रहा है। दरअसल अनिल और मैं एक तरह से हम प्याला और हम निवाला रहे। वो 20 वर्षों तक है। मैं 1980 में भोपाल छोड़ कर चला गया था विदिशा। 1980 में मुझे मालूम हुआ कि अनिल गोयल विदिशा में रहते हैं और विदिशा स्टेशन के बाहर एक दरी बिछा के एक झोले में बहुत सारे कंघे, बहुत सारे फाउंटेन पेन लेके और रंगीन रिबन वगैरह लेके सड़क पर बिछा देते और आने जाने वाले से कहते थे कि लो खरीद लो। हर आदमी को जानते थे, सक्सेना ले जा पेन, ले जा दो, ले जा, ये शर्मा जी ले जाओ पेन। और शाम तक के पूरा माल बेच के अपने घर में पैसा लग चले जाते थे। मैं वहाँ पे सेंट्रल बैंक में अधिकारी था। उसके मेरे सीनियर मैनेजर थे शैलेंद्र जोशी, जो जिनको राजेश जानते हैं। राजेश के वो तकरीबी संबंधी है। तो हमारे भोपाल के ऑफिस से आया कि आज सेंट्रल बैंक नए लोन देने वालों को तलाश करें विदिशा में, जिनमें कोई संभावना हो लोन लेने की। तो मैंने एक नोट लिखा अनिल गोयल के बारे में कि बहुत ये प्रॉमिसिंग लड़का है और जीवन में कुछ कर सकता है, इसको बैंक लोन दे दे। मेरे नोट के आधार पे जो शैलेंद्र जोशी थे वो भी आज भी भोपाल में रहते हैं। उन्होंने उसको 8 लाख रुपए का लोन दे दिया। 8 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मैंने तुम्हारे रिकमेंडेशन पर, मैंने कहा मैंने थोड़ी बोला 8 लाख रुपए दे दो उसको, डूब जाएंगे तुम, क्या होगा? फिर क्या 6 महीने बाद वो खाता NP हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हमारे रीजनल मैनेजर ने बोला उसको, इंक्वायरी की शैलेंद्र जोशी से बोला कि तुमने कैसे किया गलत? नहीं बोले, मैंने वो जैन साहब ने बोले रिकमेंड किया था। बोले कौन जैन साहब? मेरे को बुला। मैंने कहा सर मैंने तो बोला था कि प्रॉमिसिंग लड़का है, मैंने थोड़ी बोला था कि तुम बैंक लुटा दो उसके ऊपर, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने कहा जो निपटना होगा शैलेंद्र जोशी निपटेंगे, बाकी अगर मैंने कोई सैंक्शन किया होगा तो आप मेरे को बर्खास्त कर दो, मेरे को परवाह नहीं मेरे को। उसके बाद एक दिन वो भी आया कि जब अनिल गोयल भोपाल में बहुत ज़्यादा संपन्न स्थिति में आ गए तो एक दिन उनको नोटिस आया बैंक का। तो एक दिन वो आवेश में आके अपनी कार लेके आ गए सेंट्रल बैंक। मेरे को बोला कि तुम चलो। मैं कहा चलो। और बैंक से पूछा कि बताओ कितना बाकी मेरा? इतना बाकी नहीं। बोले आज तक का ब्याज बताओ मेरे को, पूरा ब्याज। हालांकि उस टाइम पे ब्याज में कोई छूट भी होती थी। बोले मेरे को 1 रुपये की छूट नहीं चाहिए, ये लो नगद पैसा है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने जितना भी बैंक का लोन था नगद चेक काट के दिया, HDFC बैंक का चेक दे दिया। बोले खाता बंद करो मेरे को, और मेरे को NOC दे दो। आज के बाद मेरे को संबंध नहीं तुम लोगों से, मैं उस बात कर रहा हूँ। उसने ऐसे बहुत काम किए। विदिशा में रहते हुए मैंने एक पत्रिका का अंक निकाला था जिसका नाम था अंततः, कविता की पत्रिका थी। वो विदिशा के एक प्रेस में छप रही थी। वो प्रेस अनिल गोयल के घर के बाहर ही था। और विदिशा में एक जगह है, उसका नाम है कन्हैया हजारी का बाड़ा। छोटे छोटे कस्बों में इस तरह के नाम हुआ करते हैं। बहुत बड़ा बाड़ा था, अंदर 50 दुकानें थी, जहाँ पे एक अंतिम कोने में रहते थे कमल गोयल, जो अनिल गोयल के बड़े भाई हैं। और अनिल गोयल भी वहीं रहते थे। बैठे क्या? तो पीतलिया प्रिंटर्स में मेरे अंक छप रहा था, तो वहाँ अनिल का आना जाना होता था। तो अनिल ने उसका कुछ कविताओं के कुछ पढ़े जो मैंने अनुवाद किए थे अंग्रेजी से हिंदी में मेरी पत्रिका के लिए। तो उसको दिलचस्पी पैदा हुई। तो उसने कहा कि बोले आपसे मेरे को मिलना पड़ेगा। मैंने कहा मिल लो। मैंने कहा देखो मेरे घर में मिलने में तो बहुत संकट है, तुमको कहीं बाहर रसीद रवाना करना कर दिया जाए। नहीं बोले मैं भाभी को पटा लूँगा बोले। और वाकई वो आया बहुत निरीह हालत में, किसी तरह से तीसरी मंजिल पे, कमल निवास की तीसरी मंजिल पे सीढ़े चढ़ते हुए। हालांकि उसके पैरों में बहुत तकलीफ थी,
लेकिन आते से उसने पहले मेरी पत्नी के पैर छुए। फिर हम लोगों का जो सेशन शाम को होना तो हुआ, जो होता था अमूमन। हाँ, फिर मेरी पत्नी को उन्होंने किचन में जाके इतना पटा लिया कि उन्होंने पकौड़े भी बना के डाल दिए। लोग मतलब पकौड़े खाओ और पियो। तो ये तो सादगी थी उसमें अनिल गोयल में। हालांकि हमारे दोस्त राम प्रकाश यहाँ बैठे हैं, अनिल गोयल राम प्रकाश का सबसे बड़ा आलोचक था, क्योंकि राम प्रकाश घोर विरोधी है शराब के। तो अनिल गोयल इनसे बोलता था कि तुम जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते हो तुमने अगर शराब नहीं पी तो। जहाँ तक समकालीन कविता और साहित्य का संबंध है, अनिल गोयल की समझ बहुत अच्छी थी, पैनी थी। राजेश जोशी की कविता को बहुत पसंद करते थे। हम सब लोगों के मुरीद थे वो। मैंने 2-3 बार उसको हतोत्साहित करने की कोशिश की कि तुम ये गज़ल वज़ल लिख रहे हो, इससे कोई ख़ास बात बननी नहीं है, इससे कोई मुकाम तो नहीं बनना साहित्य में। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम जब भी जो काम कर रहे हो वही करो, थिएटर करो, तुम मास मीडिया में काम कर रहे हो करो, तुम अच्छी अच्छी छोटी छोटी फिल्में बना रहे हो जनजीवन के ऊपर, सामान्य जनजीवन के ऊपर, गाँव के ऊपर, कस्बों के ऊपर, उनको बनाओ, उनको जगह जगह शहर कस्बों में दिखाओ, उससे जनमानस तैयार होगा। मैंने कहा तुम इस गज़लों के चक्कर मत पड़ो। फिर उसने क्या किया, अपनी गज़लों के कैसेट भी निकाल दिया था, जिसमें किसी अच्छी गायिकाओं ने उसकी गज़लें गाई थी। मैंने कहा कि मैं भी इससे बहुत मुतासिर नहीं हुआ हूँ, मैं ओपनली बोल दिया उसको, क्योंकि मैंने कहा तुम्हारा आखिरी मुकाम नहीं, तुम्हारा आखिरी मुकाम बहुत बड़ा है, तुम और आगे का तुम में क्रिएटिविटी है, तुम अच्छी फिल्में बना सकते हो, तुम सोशल इश्यूज़ को लेकर काम कर सकते हो, इसलिए अपनी ताकत को यहाँ ज़ाया मत करो। मैं तो एक मित्र होने के नाते मैंने उसको सलाह दी जो दे सकता था मैं। ये अलग बात है कि उसने मेरी सलाह मानी या नहीं मानी, लेकिन उसमें एक किस्म की आत्ममुक्तता थी। अभी भी मेरे को, आप यकीन करेंगे, मुझे लगा पहली बार कि ये लगा है ना तो ऐसा लगता है कि पोस्टर फोड़ के बाहर ना आ जाए, क्योंकि मैं जानता था कि आदमी ऐसा कर सकता है कभी भी। बहुत ही उसमें बहुत ही मेरेकुलस शख्स था, उसमें कई तरह के मेरेकल उसने किए ज़िंदगी में। उनके भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी प्रेस के अंदर एक कमरा, छोटा सा कमरा था, जहाँ पे बहुत सारे प्रेस के टाइप रखे रहते हैं ना, जिसमें से कंपोजिंग करते हैं सब लोग, बहुत सारे टाइप रखे रहते हैं। कुछ वहाँ नीचे कहीं रंग बिखरा हुआ है, कहीं कुछ तेल बिखरा हुआ है, वहाँ पे एक दरी पे हम लोग बैठते थे, मैं अनिल गोयल। फिर अनिल गोयल जाते थे, बोले मैं आता हूँ ऊपर से, बोले क्यों? बोले मेरी माँ से मिल के आता हूँ। ऊपर जाके उन्होंने पता नहीं क्या कहा होगा, ऊपर से उनकी माँ की आवाज़ आई, बहुत दुबली पतली महिला, एकदम कमज़ोर, अनिल आ जाओ ऊपर, जैन साहब को लेके आ जाओ। देखो आलू की तो रोटी और सब्जी बना के रखी है, ऐसे सब्जी और पराठे बना के रखे हैं, तुम लोगों ने पी लिया तो आके बैठो। तो ये बोलते हैं कि नहीं अभी तो मेरे को ऊपर आपके सामने पिएंगे हम। वो तो अनिल गोयल ऐसे था, उसने किसी का लिहाज नहीं किया, अपनी माँ का लिहाज नहीं किया। हम ऊपर जाके बैठे, नहीं बोले इसको आखिर ख़त्म करो, बोले अपने इसके बाद खाना खाते हैं। खाने के बाद उसने मेरे को वहीं सुलाया, रात में 11:30 बज चुके थे। तो मैंने देखा कि माँ के प्रति उसका प्रेम इतना था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। अभी भी उसकी बात करते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतने बहुत मार्मिक प्रसंग है मेरे जीवन में। मैं परसों भोपाल आया था और विराटी बुक हाउस में मैंने किताब खरीदी, मेरे प्रिय कवि एक कृष्ण कल्पित, उसकी किताब है रेख्ते के बीज। ये किताब पढ़ने के बाद, ये हमारे दौर के मुझे लगता है कि सबसे विरल कवि है, सबसे विकट कवि है कृष्ण कल्पित। इस संग्रह में ऐसी कविता है, एक है जो अनिल गोयल के जीवन पर केंद्रित है, वो मैं सिर्फ आपको सुनाने के लिए किताब में लेके आया हूँ। एक अभागे कवि का शिलालेख। कोई रोमांच, कोई सनसनी, कोई रहस्य नहीं, बहुत साधारण है उसके मरने की कहानी, बहुत साधारण है उसके मरने की कहानी। जिस दीवार के पिछवाड़े वह गिरा, उसे चार्ल्स कोलिया ने नहीं बनाया था। आप जानते हैं चार्ल्स कोलिया का आकल्पन भारत भवन में चार्ल्स कोलिया ने किया था। जिस दीवार के पिछवाड़े वह गिरा, उसे चार्ल्स कोलिया ने नहीं बनाया था। वह पुरखों की दीवार थी, खंडर होती हुई। वह कभी विदेश नहीं गया, विमान में नहीं बैठा, उसने कभी टाई नहीं बांधी, ब्लू फिल्म नहीं देखी, कार सेवा नहीं की, किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदा, ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीदना उसे पृथ्वी का अपमान लगता था। उसके बारे में आम राय है कि उसने अपनी जिद के चलते खुद को बर्बाद किया। रिसर्च पूरी की, न नौकरी, न किसी कमेटी का मेंबर रहा, न उसने कोई किताब भी नहीं छपवाई, उससे अकादमी का पुरस्कार भी नहीं मिला। उसकी कविताओं के अन्य ज़ुबानों में तर्जुमे भी नहीं हुए।
सिर्फ यही एक तसल्ली सिर्फ यही एक तसल्लीज़दा बात है कि वह अपनी ही भाषा में मरा। उसकी उम्र मरने की नहीं थी। वह बहुत दिनों तक तो मरने को महज इसलिए टालता रहा कि नाखून काटने के लिए उसे नेल कटर तक नसीब नहीं हुआ। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घृणा और प्रेम के तत्व बराबर पाए गए हैं। वह अपने पीछे बीवी और बच्चों के साथ जमाने भर की गरीबी, भुखमरी, जहालत, अन्याय और अंधेरा छोड़ गया है। खून खराबा। हर नया वाक्य जोखिम उठाकर ही लिखा जा सकता है। हर नया वाक्य जोखिम उठाकर ही लिखा जा सकता है। लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। दुनिया एक दफ्तर बन गई है। कुछ दिन नहीं लिखोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लुटेरा देखते देखते भाग जाता है दुनिया से, मुल्क से बाहर, और तुम लिखते ही रहते हो। एक अनपढ़ राष्ट्राध्यक्ष देखता रहता है अपने नागरिकों को लिखते हुए प्रार्थना पत्र। जब पत्थर से पत्थर टकराता है, क्या वह आवाज़ लिख सकते हो? क्या क्रंदन को क्रंदन की तरह लिख सकते हो? कलम को कुछ दिन तक आराम करने दो, और जब निकालो उसे स्याही की दवात से, ऐसे निकालो जैसे कोई तलवार निकालता हो म्यान से। जब लिखो तो यह सोचकर लिखना कि लिखना घाटे का भई खाता है। लिखना एक लड़ाई है, एक खून खराबा है।